हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मैटर वेव। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वेव के बारे में, जो वेव पार्टिकल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मैटर है वो पार्टिकल हो जाएगा। तो इनके बारे में जो है सो डी ब्रोगली एक हाइपोथेसिस दिया था। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल आज देखेंगे। तो आज का हेडिंग यही रहेगा, मैटर वेव। तो हेडिंग लगाइए साथ साथ मैटर वेव, और उसी को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि एक डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो डी ब्रोय पढ़ा जाता है इसको। हर कोई इसे डी ब्रोगली पढ़ता है, तो हम भी डी ब्रोगली कह रहे हैं इसे। तो आज का हेडिंग है मैटर वेव। तो जैसे कि 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना होने के बाद जो है सो लाइट को कंसिडर कर लिया गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक का भी होता है। क्योंकि वेव फेनोमेना को प्रूफ करने के लिए हम लोग बहुत सारे फेनोमेना देख चुके हैं, जैसा कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सब फेनोमेना बताता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर का है। और साथ साथ जो 1905 में आइंस्टीन के द्वारा जो प्रूफ किया गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उस फेनोमेना पॉसिबल तभी हो सकता है लाइट के द्वारा जब लाइट पार्टिकल नेचर का हो। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे, पिछले 2 क्लास में इसको ख़त्म कर दिए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये फेनोमेना 1905 में आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग मान लिया कि जो लाइट है, मतलब लाइट या जैसे कि रेडिएशन मान लें, तो जितने भी रेडिएशन है, खास करके रेडिएशन में हम लोग सिर्फ लाइट को कंसिडर करेंगे, ये पार्टिकल नेचर का है। लाइट जो है पार्टिकल है। तो यहाँ से साबित हो चुका है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन में बहुत सारे रेडिएशन हो सकता है, लेकिन हम लोग पार्टिकुलरली लाइट के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ से पता चल चुका है कि जो रेडिएशन मतलब कि जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, खास करके हम लोग बात कर रहे हैं अभी लाइट के बारे में, क्योंकि जो अपना टॉपिक है वो लाइट के बारे में है। तो रेडिएशन यानी कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है। ये वेव है। इसको प्रूफ करने के लिए जो है सो फेनोमेना हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के अंदर कवर किया, जैसा कि इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस आप लोग देख चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उसके बाद डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखे हैं। और एक बहुत ही अच्छा फेनोमेना है इसी का, पोलराइजेशन। ये सारे फेनोमेना बताते हैं कि जो लाइट है वो वेव है। लेकिन साथ साथ 1905 के बाद जब ये साबित हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं लाइट के अंदर जो पार्टिकल नेचर है और लाइट के जो पार्टिकल होते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। तो यहाँ से लाइट जो है पार्टिकल। अभी आप लोग सब सोच रहे होंगे कि पढ़ा रहे हैं मैटर वेव, बता रहे हैं इसके बारे में, तो पहले हम लोग लिंक बैठा रहे हैं, उसके बाद पहुँचेंगे मैटर वेव के बारे में। तो पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता हुआ जो एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही फेनोमेना नहीं, उसके बाद जो है सो आगे फेनोमेना डिस्कवर हुआ, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट है। ये अपने सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन पढ़ेंगे फिजिक्स से तो वहाँ आपको कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो ये है कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट भी जो है सो ये लाइट को बताता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। और साथ साथ जब मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, तो उनको भी कुछ अजीब फेनोमेना दिख रहा था, वो भी पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट कर रहा था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। उसके बाद जो है सो जीमान इफेक्ट वगैरह भी आता है। तो ये सब बात दूर की है, लेकिन अपने सिलेबस में बस इतना ही था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा कि किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से फेंकते हैं तो वो पत्थर जो है सो बाहर आ जाता है। तो लाइट के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। तो ये फेनोमेना जो है सो डिस्कवरी हो चुका था। वेव के बारे में जो अगर बात करें तो ये
1801 में एस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले जो है सो आप जानते हैं 1675 से लेकर के 1801 तक लाइट को पार्टिकल माना गया था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। लेकिन जैसे ही YDAC का सेटअप लगाया यंग्स थॉमस के द्वारा, उसके बाद जो है सो लाइट को वेव मान लिया गया। और उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ी तो 1905 में आइंस्टीन आए और उन्होंने बता दिया कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल नेचर भी है। तो इससे साबित हो गया कि रेडिएशन जो है यानी कि लाइट वो वेव और पार्टिकल दोनों हैं। तो उसके बाद जो है सो बात यहीं नहीं ख़त्म हुई। तो उसके बाद जो है सो एक साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली। आप लोग अगर इसका नाम सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। जब उन्होंने 1924 में एक हाइपोथेसिस दिया था, उस पर हम आते हैं। तो इसने बताया कि जो नेचर है, नेचर में हर चीज़ सिमेट्री, जैसे कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी जो है सो मास में कन्वर्ट होती है। तो इन्होंने बताया कि नेचर जो है वो सिमेट्रिक है, नेचर हैज़ सिमेट्रिक। जैसा कि अभी जान रहे थे कि मैटर मतलब ये मार्कर, ये बोर्ड, हम आप, जितने भी चीज़ें जिसके पास मास है, मोमेंटम है, वो सारे के सारे जो है सो पार्टिकल है। ये सब पार्टिकल है। मैटर के बारे में जानते हैं कि ये पार्टिकल, जैसे कि ये मार्कर है, पार्टिकल है, ये बोर्ड है, पार्टिकल है, हम पार्टिकल है, आप पार्टिकल है, ये मोबाइल पार्टिकल है, कैमरा पार्टिकल है, ये लाइट पार्टिकल है। तो ये सारे के सारे जो है मैटर पार्टिकल होते हैं। और ये बताया कि जैसे कि अभी जान चुके हैं कि लाइट रेडिएशन होने के बावजूद भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो भी चीज़ फिनोमेना अगर नेचर में हो रही है वो सिमेट्रिकल है। जब लाइट पार्टिकल हो सकता है तो पार्टिकल भी, यानी कि जो लाइट पार्टिकल हो रहा है, मतलब कहना चाहता है कि वेव जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो पार्टिकल भी वेव की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। तो यही बताया कि मैटर भी जो है सो वेव बन सकता है। बताइए, ये एक हाइपोथेसिस दिया था। अब हाइपोथेसिस क्या, उसके बारे में आते हैं। तो ये डी ब्रोगली के द्वारा बताया कि जो नेचर है, नेचर में हर चीज़ सिमेट्रिक है। जैसे कि आप लोग देखें एनर्जी मास कंजर्वेशन रिलेशन, तो इक्वल टू mc² है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से एनर्जी जो है सो मास में कन्वर्ट होता है। तो जब ये साबित हो चुका है कि वेव जो है उस अपने पास पार्टिकल कैरेक्टर रखता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो वेव कैरेक्टर को रखता है। तो उन्होंने जो है सो 1924 में एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दिया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विथ इट। मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ जब जैसे कि अगर मूविंग पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके अंदर एक वेव प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि इस मार्कर को हम फेंकेंगे तो ये वेव की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे कि जानते हैं कि वेव जो चलती है तो कुछ ऐसे 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 चलती है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन चल रही है, इसके बारे में उन्होंने बताया था कि इसका वेव लेंथ को कंसिडर किया और वेव लेंथ को बताया कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इतना को नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसका हाइपोथेसिस क्या है, लिख लिया। चलिए, तो हम लोग आप देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जैसे कि वेव के बारे में जानते हैं, जैसे कि लाइट वो वेव था और वो वेव होने के बावजूद भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, चाहे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब फिनोमेना को ये जो है सो एक्सप्लेन करता है। तो यहीं से हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिखा ऐसे जाता है, स्मॉल डी पहले रहता है, उसके बाद कैपिटल बी, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस है। ये कहा गया इसके अकॉर्डिंग है, एवरी मूविंग पार्टिकल, मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, जैसे कि आप भी अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो आप भी एक वेव की तरह बिहेव करेंगे। अगर मार्कर को फेंक देंगे तो ये भी वेव बनेगा। तो कह रहा एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट। तो आप जानते हैं कि वेव जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो ये किस तरह का वेव है,
तो क्योंकि ये तो पार्टिकल जैसे चलना स्टार्ट करता है, तो पार्टिकल को जब देखते हैं तो ये जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रांसवर्स वेव, सॉरी ये जो है सो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ऐसा वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, और जैसे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, मतलब मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे कि लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव है। तो ये किस तरह का वेव है, तो इन्होंने बताया कि ये एक नए तरह का वेव है जिसको नाम दिया मैटर वेव। ये है मैटर वेव। तो कह रहा कि जब ये वेव है तो इसका वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ भी बताया, जैसे कि आप फोटोन में देखे हैं, जस्ट वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कोई एक बॉल मान लेते हैं जिसका मास मान लीजिए 0 पॉइंट, अभी मान लेते हैं कि मास m है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो जैसे ये मूव करेगा, ये बॉल है, तो ये वेव की तरह एक बिहेव करेगा, इसके पास वेव करेक्टर आ जाएगा। और उन्होंने इसका वेवलेंथ जो बताया है वो वेवलेंथ बताया लैम्डा, यही वेवलेंथ होता है h/p। अब देखिए जिसमें h को आप जानते हैं, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h जो होता है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए आप जानते हैं अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम जो p इक्वल टू होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूला में आपको दो कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे अगर इसको देखेंगे लेफ्ट साइड में तो ये वेव नेचर को बता रहा है, और राइट साइड देखेंगे तो ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है। जैसे कि देखेंगे ओमेगा, ये जो लैम्डा है ये वेव नेचर को बताता है, ये क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वेव ट्रेवल करता है तो वेव के पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और पार्टिकल को जैसे कोई मूव कर रहा है तो पार्टिकल के पास क्या होती है, मोमेंटम होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है कि जो मोमेंटम जो होती है वो पार्टिकल के पास होती है, तो ये बता रहा है पार्टिकल नेचर को, ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है। और इससे पहले आपने देखा था कि जो मोमेंटम फोटोन का होता है वो p इक्वल टू h/λ होता है, और ये फॉर्मूला जो है सो फोटोन के लिए भी वैलिड है, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर फोटोन, ये फोटोन के लिए वैलिड है। जैसे कि फोटोन के लिए आप मोमेंटम देखे थे, अगर यहीं पे लिखना चाहेंगे, यहाँ कर देते हैं, इसको डब्बा बना करके बॉक्स बना करके लिख देते हैं, ये नीचे लिखना है आप लोगों को। जैसा कि आप जानें कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोटोन होता है उसका एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो डेफिनिट होता है, तो मोमेंटम होता है h/λ। अब इन्होंने बस इतना ही घुमा दिया है कि इस लेमडा को उठा करके इस तरफ कर दिया और h/p कर दिया। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोग होते तो आप भी बता सकते थे इस फॉर्मूला में क्या है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लेमडा को इस तरफ कर देंगे, पी को उस तरफ कर देंगे। तो ये जो वैलिड हुआ, तो इन्होंने अब इसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि लाइट जो है वो पहले पार्टिकल था, जैसे कि लाइट जो छोटे छोटे फोटोन के बने होते हैं, तो जैसे जैसे फोटोन ये चलना स्टार्ट किया तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि ये पहले फोटोन था, तो फोटोन के बारे में जानते हैं कि फोटोन जो होता है किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ आ जाएगा, उसके वजह से ये वेव कैरेक्टर शो करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये लाइट है, लाइट तो पहले वेव है, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। तो लाइट को पहले कंसिडर कर लिया गया 1801 में, अभी जो बात की थी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमेना ऑब्जर्व होने के बाद जो है सो लाइट को एक्सेप्ट कर लिया कि ये वेव है। उसके बाद जब 1905 में, हालांकि ये 19 से ही जो है सो एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो चुका था और वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सो हो रहा था परफॉर्म, लेकिन किसी में दम नहीं था कि वो एक्सप्लेन कर दे। उसके बाद जो है 1905 में आइंस्टीन के द्वारा वो एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट के पास जो है पार्टिकल नेचर है और उनके वजह से जो है सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म हो रहा था। उन्होंने बता दिया कि उसका मोमेंटम जो है वो h/λ होता है। और ये आकर के थोड़ा सा इसी बात को उल्टा करके बता दिया कि जितने भी लाइट थे उसके पास पहले पार्टिकल है और पार्टिकल जैसे मूव करना स्टार्ट किया तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो बात वही होगी, चाहे कान इस तरफ से पकड़े चाहे इस तरफ से पकड़े, बात एक ही है। तो वही बात है, यहाँ से डिस्कशन हो चुका है कि जो भी पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल अगर
चलना स्टार्ट करेगा तो उसके पास वेव कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसका वेव लेंथ किस तरह से निकाल सकते हैं, तो कहा कि जैसे कि मान के चलिए अगर कोई पार्टिकल को हम फेंकते हैं, जैसे मान के चलिए इस मार्कर को फेंकते हैं तो वेव दिखता क्यों नहीं है, तो कहा कि अच्छा ठीक है आइए इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग वेव लेंथ निकालते हैं, जैसे कि आप लोग ये निकाल चुके हैं, ये लैम्डा का फॉर्मूला है h/p। यहाँ पे h को प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो एनसीईआरटी में जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको नोट कर लिए, पॉज करके एक बार नोट कीजिए। चलिए आप देखिए, बात तो कुछ बड़ी थी नहीं, बस थोड़ा सा फार्मूला को घुमा दिया, लेकिन बात बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए जो है सो साइंटिस्टों में बहुत ज़्यादा हलचल हो गया कि ये कल का लौंडा मतलब जो है सो मतलब को नया नया कुछ आकर के काम कर देता है, तो उसके लिए जो है सो होता है कि पुराने लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो बताया कि इसका वेव लेंथ दिखाओ, तो अच्छा कहा कि अच्छा ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉल है, ये एक बॉल है, इस बॉल को फेंक देते हैं, मान लीजिए v = 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास जो जनरली मान लिया गया है 0.1 kg। तो इसका मोमेंटम आप जानते हैं P = m × v, और m का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 × 10 = 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो लैम्डा = h/p। इसके बाद जैसा कि जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय p। p का वैल्यू निकाल चुके हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ आ रहा है वो 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसी को चलिए अंगस्ट्रम में देख लेते हैं, क्योंकि वेवलेंथ को जनरली हम लोग लाइट की वेवलेंथ को अंगस्ट्रम में मानते थे, तो इसको अंगस्ट्रम में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 10⁻⁻10 कम हो जाएगा, तो 626 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रम। तो देखिए, तो यहाँ से आप देखने को मिल रहा है कि इतना छोटा वेवलेंथ जो है सो कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इतना छोटा वेवलेंथ को कैसे डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि अब तक जो हम लोग वेवलेंथ को जो डिटेक्ट कर पाए हैं वो अंगस्ट्रम में कर पाते। जनरली 10⁻² अंगस्ट्रम को, जैसे कि जो मिनिमम है वो 10⁻² अंगस्ट्रम तक के वेवलेंथ को ही मेजरेबल है, इतना को ही मेजर कर सकते हैं। इनसे छोटा वेवलेंथ को मेजर करने के अब तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। लेकिन जो एक बॉल को फेंके, उस बॉल को फेंकने के बाद जो उसका वेवलेंथ आया वो देखने को मिल रहा है कि 6.626 इंटू 10⁻24 है। इतना छोटा जो वेवलेंथ है इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता है। यहीं पे कह सकते हैं सच वेरी स्मॉल वेवलेंथ कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो कोई भी पार्टिकल जो है उसको अगर फेंकते हैं तो उसके पास वेव नेचर आता है, लेकिन उसका वेवलेंथ जो है सो बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो फिर तो बात ये बन रही है कि जो हाँ बात सही भी है फिर प्रूफ भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए ये तो बड़े पार्टिकल थे, अब हम चलते हैं नेचर के एलिमेंट्री पार्टिकल के पास। जैसे कि एटम है, एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, कर लिए। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले देखते हैं। वेवलेंथ फॉर स्मॉल पार्टिकल तो स्मॉल पार्टिकल जैसे कि हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के अंदर मूव करता है उसका स्पीड जो होती है वो होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको देख सकते हैं,
और इलेक्ट्रॉन का मास भी आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो यहाँ से आप इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका मोमेंटम अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो मोमेंटम को निकाल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास जो इसका दिया हुआ है ये है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 10⁻31 है, तो ये जो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया है वेवलेंथ के लिए लेमडा इक्वल टू h/p, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू दिया गया है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय, अगर इसको देखेंगे तो 9.1 इंटू माइनस में 25 आ जाएगा, इतना ही। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब है कि इसको 6.626 है, उसको 6.6 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 9 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको 6.6 है तो मान लेते हैं कि ये 6.6 और इसको 9, ये अप्रोक्सीमेशन हम किए हैं। उसके बाद ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इसके बाद जो है सो 10⁻⁻34 है और 10⁻⁻25 उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो एक जीरो को यहाँ से हटा करके इसके पावर -10 कर देते हैं। समझ रहे हैं बात? इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 22। तो यहाँ से देख रहे हैं 22/3 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में है। अभी जो लेमडा का वैल्यू आने वाला है वो देखने की कुछ जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसमें आने वाला है। इसको देखेंगे तो 7.33 एंगस्ट्रॉम आ रहा है और ये मेजरेबल है इसको, क्योंकि ये तो एंगस्ट्रॉम में है। 10⁻⁻2 0.001 एंगस्ट्रॉम तक मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये मेजरेबल है। और इसी बात को जो है सो 1928 में 1928 में डेविसन एंड जर्मर, जो कि हम लोग को पढ़ना भी है, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि जिसका वेवलेंथ होता है वो कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में ही होता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो यहाँ से एक नया आविष्कार हो चुका है और यहीं से आपको दिख रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो चुकी है। जनरली जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर को सो ही करेगा, जब वो चलना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एक नया करेक्टर आता है, वेव करेक्टर। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो किया गया तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जो वेवलेंथ आया है वो सफिशिएंट है। जनरली ये एंगस्ट्रॉम में है और इसका वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है। और इसी वेवलेंथ को 1928 में डेविसन एंड जर्मर के द्वारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया गया। और इसको जो है सो जीपी थॉम्सन, जे थॉम्सन के बेटे जो थे वो जीपी थॉम्सन, ये भी प्रूफ कर दिया। मतलब ये 19 उसके जस्ट एक साल बाद ही अगर इसका देखा जाए तो ये 1929 में किया था। ये 1929 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। मतलब दोनों का सेटअप अलग था। अपने सिलेबस में बस ये है, इसको पढ़ेंगे। अपना जो कल का लेक्चर आएगा उस जो होगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे, तो यहाँ से साबित हो चुका कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम लार्जर पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं या मैसिव पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वेव कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है। लेकिन जब बात कर रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि एटम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, यहाँ तक के लिए आयोडीन मॉलिक्यूल जो इनसे बहुत बड़ा है, उनके लिए भी ये प्रूफ हो चुका है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अभी पढ़ चुके थे हम लोग वेव फिनोमेना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों शो कर रहा है। क्योंकि अपने लोग कल जो पढ़ेंगे उसमें बता देंगे कि जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसमें इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो
इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्शन को शो करता है। तो डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वेव का है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो वेवलेंथ भी पता चल चुका है और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी है, और इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला, इनको भी मिला, डेविसन को भी मिला और जर्मन को भी मिला। मतलब ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, डेविसन को मिला था और उसके बाद जो है सो ये जीपी थॉमसन को भी मिला। तो जीपी थॉमसन के जो इसका फादर है जे थॉमसन, इन्होंने जो है सो पहला ही एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उन्हीं के बेटे ये थे। तो यहाँ से साबित हो चुका कि कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव करना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एक नया कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो इतना नोट कीजिए। अब हम लोग अलग अलग तरीक़ा से वेव को, वेवलेंथ का मेजरमेंट को जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा जो है सो इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। इसको ब्रैकेट में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस मतलब होता है कि मनगढ़ंत कहानी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन बाद में इसका प्रूफ भी मिल गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए। उसके बाद ही जो है सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि जनरली आपको डायरेक्ट मोमेंटम तो दिया नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ आपसे काम करवाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल होता है, तो अगर पार्टिकल जैसे कि मूव कर रहा है, मान लीजिए कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके पास मास है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है 1/2 mv², और मोमेंटम भी जानते हैं m × v। तो यहाँ से हम लोग v को निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो v आ जाएगा वो हो जाएगा p/m, और इसमें इसको पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अब 1/2 m, अब v के जगह पुट कर देते हैं p/m का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये p²/m²। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। और अभी देख रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सिंपली k से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको k = जो आ चुका है p²/2m। देखिए, अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को p²/2m ही लिखा जाता है जनरली क्वांटम लेवल पे, लेकिन अभी हम लोग जो मोमेंटम निकालने वाले हैं, यहाँ से देखिए p = इस तरफ कर देते हैं, तो 2k, इसको 2mk, अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि वेवलेंथ आप जानते हैं कि लैम्डा = जो होता है वो h/p है, और p को हम लोग बदल चुके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में 2m के अंडर रूट में। तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा वो हो जाएगा h/√2m, जहाँ पे k जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अलग अलग टर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला अपने पास आ चुका अभी एक नया, अभी बहुत सारा आने वाला है। लैम्डा = फर्स्ट तो है h/p, सेकेंड देखेंगे लैम्डा = जो आ चुका है वो h/√2mk। अभी बहुत सारा कैलकुलेट करेंगे, तो इसको नोट कीजिए। इस पर कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट करना है। चलिए मिटाएं इसको। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख चुका है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है।
अल्फा पार्टिकल है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो है सो सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो पूछ रहा है फाइंड ऐसे नहीं है कुछ, अरेंज देयर वेवलेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका वेवलेंथ को जो है सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है तो मोमेंटम का फॉर्मूला ना लगा करके हम लोग ये वाला लगाएंगे, सेकेंड वाला। तो यहाँ से लिख सकते हैं H इक्वल टू लेमडा इक्वल टू H बाय √2m के। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो k है वो कांस्टेंट है, अगर k कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट है, और h जो है सो वो कांस्टेंट टर्म ही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो h है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ मास है। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका जो है सो वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो आप अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास जानते हैं कि जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बात करें हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। और जैसे कि जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होती है वो 4 टाइम्स कम होता है अल्फा पार्टिकल से। अगर अल्फा पार्टिकल देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होती है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही होती है। तो यहाँ से देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो प्रोटॉन से ही ज़्यादा होता है। ये अल्फा पार्टिकल का है। तो आप जैसा कि जानते हैं उसको सीधा अल्फा कर देते हैं हम, तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास कह रहे हैं। तो अगर मास का इस तरह से ऑर्डर है तो यहाँ से वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ होगा सबसे ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और सबसे उसके बाद होगा प्रोटॉन के लिए, और उसके बाद होगा ये अल्फा पार्टिकल के लिए। लेकिन हमें कहा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर इसके बाद ये उसके बाद ये, तो इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो वेवलेंथ उसके बाद जो है सो आ जाएगा ये प्रोटॉन का, उसके बाद जो है सो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जिसका जितना छोटा मास है, जितना कम मास है, उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए मैसिव पार्टिकल के लिए जो होता है उसका वेवलेंथ दिखता नहीं है। और ये अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन सब का वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है। और ये वेल डिफाइन है कि ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व होता है कि ये वेव नेचर का है। जो पार्टिकल नेचर तो आप जानते ही हैं, इसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो इसको नोट कीजिए। हम लोग सेकंड देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको नोट कीजिए। कर लिए नोट? चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है, हम लोगों का वेवलेंथ का कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। तो सेकंड है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लिए कि ये 2 रीजन बना देते हैं। इसका इसका पोटेंशियल जो है 0 है और इसका v है, और एक कुछ चार्ज पार्टिकल है जो कि आप जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ से। तो वर्क डन बाय जो चार्ज पार्टिकल होती है, वर्क डन जो होता है वो Q इंटू डेल्टा V होता है। तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली Q इंटू V लिख सकते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल का जो ये वर्क डन हो रहा है किसके कॉस्ट पे हो रहा था,
ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा, उसी के कॉस्ट पे हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल एट द कॉस्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, कॉस्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो भी मान के चलिए वर्क डन हुआ वो काइनेटिक एनर्जी के ही टर्म में हुआ है। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग Q इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ऐसे कर देते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो √2m के इस तरह से होता है, और k की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं Q इंटू वी। तो मोमेंटम जो हो जाएगा √2m Q इंटू वी, और ये v जो है सो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि इसको मान लेना है वेलोसिटी, ये है पोटेंशियल। तो यहाँ से हम लोग वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहें तो चलिए यहीं पे कर देते हैं वेवलेंथ कैलकुलेट। तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, और p की जगह पुट कर सकते हैं 2m इंटू क्यू वी, ये √2m क्यू वी। और ये देख रहे हैं कि वेवलेंथ का एक नया फॉर्मूला आ चुका है, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू h बाई √2m क्यू इंटू वी। वी है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको भी नोट कीजिए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया। तो चलिए इस पर क्या पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, क्योंकि जनरली अभी जो है सो हम लोग अभी खास करके जब बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो है वही सिर्फ वेव कैरेक्टर को दिखा सकता है। तो खास करके हम लोग इस पर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कुछ। तो लैम्डा का फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि ये तो जनरल हो जाएगा, लेकिन हम लोग खुद इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ से जानते हैं कि H इक्वल टू √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग E कर सकते हैं, ये 2m हो जाएगा, √2ma। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो E होता है, और भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सब जो टर्म है वो नॉन टर्म है, जैसे कि मास जानते हैं कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और H का वैल्यू भी जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। तो इतना वैल्यू पुट करने के बाद जो आता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेट वैल्यू √150/v। और ख़ास बात ये है कि इस पे जो वेवलेंथ, मतलब ये किसका है, लैम्डा ई आया है, और लैम्डा ई जो आता है ये एंगस्ट्रॉम में आता है, ये एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हम लोग जनरली वेवलेंथ को जो भी कंसिडर करते हैं वो एंगस्ट्रॉम के टर्म में ही रखते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ये इसको अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो थोड़ा सिंपलीफाई करके भी लिखा हुआ है 12.27 डिवाइड बाय ये √v। हम लोग खास करके इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये भी जो इसमें भी वेवलेंथ जो आता है वो भी आता है एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम रहेगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक और निकाल सकते हैं, ये जो आने वाला है वो एंगस्ट्रॉम में, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और सब के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये ओनली इलेक्ट्रॉन। और इसी को चाहे तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अगर चाहें
तो यही फार्मूला को 12.27 डिवाइड बाय, देखिए एक बार डेटा देख लेते हैं 27 ही है कि नहीं, सही है 27 ही है। ये हो जाएगा √v। तो यहाँ से अगर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करेंगे तो वहाँ से जो वेवलेंथ आने वाला है वो डायरेक्ट हमको एंगस्ट्रम में ही दे देगा। ये जो वेवलेंथ आएगा इन एंगस्ट्रम। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, तो चलिए हो गया है तो एक तो क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इफ इट accelerated at potential difference कुछ हम लोग ऐसा वैल्यू रखते हैं कि जो यहाँ पे जो है सो कैंसिल हो जाए। तो देखिए 600 वोल्ट रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहेंगे वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे 150 डिवाइड बाय v, और v का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस। ये v जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 600, तो ये डिवाइड होकर के 4 हो जाएगा, और यहाँ से 1/√4। तो 1/4 का वैल्यू 1/2 जानते हैं। तो लैम्डा ई जो आ जाएगा ये 1/2 एंगस्ट्रॉम, या इसी को चाहें तो 0.5 एंगस्ट्रॉम कर सकते हैं। तो लैम्डा ई का वैल्यू आ चुका है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अरे सॉरी, देख सकते हैं यहाँ से। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन क्वेश्चन जो है इससे रिलेट किया हुआ रहता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो है ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव करता है तो उसके पास वेव कैरेक्टर आ जाता है। अब वेव कैरेक्टर आ गया है तो उसका हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल जो है रेंडमली अगर किसी टेम्परेचर पे है तो वो मूव करते रहते हैं। उसके पास जो है सो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो F/2 इंटू KT होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ each गैस मॉलिक्यूल वो होता है F/2 K। इसको K भी कर लेते हैं क्योंकि एक टर्म हम लोग देख चुके हैं K जो है काइनेटिक एनर्जी का है, और T यहाँ पे ये सारे टर्म को आप जानते हैं। जो F जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मोनो एटॉमिक के लिए बात करें, मोनो एटॉमिक के लिए करें बात, तो मोनो एटॉमिक के लिए जो होता है ये 3 होता है, और डाई एटॉमिक के लिए बात करें तो ये 5 होता है। तो जनरली अपने सिलेबस में बस मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक आने वाला है। खास करके जब भी अगर किसी तरह से अगर ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब KTG में अगर पढ़ते तो वहाँ पे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक ये सब के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन अभी जब भी अगर किसी और कॉन्सेप्ट माना तो सिर्फ मोनो एटॉमिक के लिए ही आएगा। और उसके बाद T को जानते हैं, ये T जो है सो टेम्परेचर होता है, और इनको जो रखना है केल्विन में,
जनरली आप जब भी कैलकुलेट किए हैं तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया भी रहता है तो हम लोग उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है सर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एफ का वैल्यू आप जानते हैं मोनो एटॉमिक के लिए होता 3, और यहाँ से KB इंटू टी, और टेम्परेचर को जो रखना है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ चुका है वो हो जाएगा 3/2 KB इंटू टी है। ये किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। इच मोलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। अगर हम जनरल लिखना चाहेंगे तो जनरल इस तरह से भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो F/2 KB इंटू टी। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन हम लोग अभी देखे थे कुछ इस तरह से था। तो मोमेंटम जो होती है वो √2m/k, और यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं F/2 kBT है। तो जनरली हम लोग मोनो एटॉमिक को लेकर के ही चलेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो आता है वो मोनो एटॉमिक को ही मान कर जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2m, और k की जगह पे मोनो एटॉमिक के लिए देखिए 3/2 इंटू KB इंटू टी है। तो यहाँ से हम लोग 3/2 इंटू KB इंटू टी कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और p का जो वैल्यू आ जाएगा √3m KB इंटू टी, और वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग जब लिखना है ना, तो जैसे कि आप मान लीजिए इसको लिखिए, उसके बाद इसको लिखना है, उसके बाद इनको लिखना है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, और यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो h/ क्या हो जाएगा, ये 3m kBT, ये अंडर रूट में है तो √3m kBT। और यहाँ पे अलग अलग टर्म्स को आप जानते हैं, ये जो m है मास ऑफ इच मॉलिक्यूल है, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और जानते हैं कि इसको जनरली AMU में दिया रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको जो है सो फंडामेंटली कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से जो है सो कुछ ऐसा फॉर्मूला लाएंगे जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा इसको आगे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। नोट कर लिए? तो चलिए देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला आप आ चुका है। जो वेवलेंथ लैम्डा है उनका वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया है। जो लैम्डा का वैल्यू आया है वो h/√3m KB इंटू टी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सबको अगर ऐसा यूनिट में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है सो कुछ ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा एंगस्ट्रम में लाने के लिए ये जो अब आएगा इन एंगस्ट्रम इक्वल टू 15.6 डिवाइड बाय m इंटू टी। अब यहाँ से m जो है मोलर मास ऑफ, सॉरी ये है मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इस तरह से। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो आएगा मीटर में आएगा, मतलब ये मीटर में आएगा। और अभी जो हम लोग ये इस तरह से फॉर्मूला जो पुट किया शॉर्टकट में 15.6, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यही है कि सॉरी 25.6, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। 25.6 डिवाइड बाय
अंडर रूट m इंटू टी। तो m जो है सो यहाँ पे मोलर मास है और t जो है सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जनरली इसको जानते हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप जब भी देखते हैं तो उसको हम लोग केल्विन में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला जो आ चुका है इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये h बाय अंडर रूट 3m KB इंटू टी है। और इसी को थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करेंगे इसको ये आ जाएगा अंगस्ट्रम में, तो ये है 25.6 डिवाइड बाय अंडर रूट m इंटू टी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, देख लिए। तो इसको मिटा देते हैं, इनको भी आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन N2। ये है N2 एट 127 डिग्री सेल्सियस। और ये बता दिया है कि एज्यूम करना है कि दोनों मोनो एटॉमिक गैस है। जनरली ये डायटोमिक गैस है, लेकिन हम लोग को कह दिया है एज्यूमिंग both are monoatomic gas, मोनोएटॉमिक गैस। अगर नहीं भी दिया रहेगा मोनोएटॉमिक गैस तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग किए थे 2mkt इंटू काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे चेंज किए, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन रहेगा कुछ इसी टर्म में दिया रहेगा तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। अगर लेमडा अगर निकालना चाहेंगे किसके लिए, हीलियम के लिए, तो ये सॉल्यूशन है यहाँ से। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 25.6 डिवाइड बाय अंडर रूट m। तो हीलियम का मास जानते हैं कि जो अगर देखा जाए तो मोलर मास जो होता है 4 होता है, और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 में अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300। और उसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें नियॉन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजन के निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 25.6 डिवाइड बाय अंडर रूट। इसका एटॉमिक मोलर मास देखेंगे तो 28 होता है, N2 है, तो एक मॉलिक्यूल इस पर एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 14। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से आ जाएगा 28 इंटू, तो 127 दिया हुआ है, तो इसको अगर ऐड करेंगे 273 में तो ये आ जाएगा 400, यहाँ से 400 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो पूछ रहा है, तो लेमडा हीलियम 4 लेमडा N2 इक्वल टू 25.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 300। इसको उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड किया तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, इंटू 400 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 25.6। तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 2 जीरो भी कैंसिल होने वाला है, 4 भी कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ से जो आने वाला कुछ रिजल्ट अंडर रूट बचेगा क्या, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के अंदर ही है, 00 कैंसिल, तो 28/3 है। इसको देखेंगे तो 9.33 और ये अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाता है। इसका रेशियो जो है, हालांकि ऑप्शन भी दिया हुआ था, एक में जो है सो ऑप्शन नंबर ए में दिया था 1, बी में 2, सी में 3 या डी में 4, तो आप इसको 3 कर सकते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया। अब एक नए तरह का क्वेश्चन पूछता है इसमें, जो कि आप लोग वेक्टर मेथड में देखे होंगे, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हर तरह का क्वेश्चन जो पूछ सकता था हम सब बताने की कोशिश किए हैं, और अगर कुछ नए बुक में दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का पूछता है इसमें,
इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल decreases by 2%, तो पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन देयर वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ जो होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, इसको चाहे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ मान लीजिए। तो इसमें जो है सो जनरली ऑप्शन भी दिया रहता है, मान लीजिए दिया हुआ है इसमें 2% डिक्रीज, बी मान लेंगे 2% इंक्रीज, और सी मान लीजिए 3% इंक्रीज, और डी में मान लेते हैं 4% डिक्रीज। ये सिंबल होता है इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाने का। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखिए इसको जनरली फॉर्मूला लगाइए, लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब दिया रहे कि परसेंटेज चेंज अगर आपको दिया रहे, इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, अगर 5% से कम दिया रहता है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जनरली अगर आप देखे होंगे, जनरली मान लेते हैं कि ये है pxy/z है, तो जनरली इसको जो होता है इसको dp/ अगर चलें तो dp/p इक्वल टू, अगर dp/d इक्वल टू ये होता है dx/x प्लस dy/y माइनस में dz/z होता है। तो इस तरह का आप लोगों जो है सो वहाँ पे देख चुके होंगे, ये वेक्टर जिसमें पढ़े थे, तो वेक्टर कैलकुलस में जो है सो एनालिटिक मेथड है ये, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसको प्रूफ भी अगर हम लोग करना चाहें तो सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, खासकर इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, इसको लॉग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू log ये हो जाएगा x प्लस log y, और ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा log z। और सबको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको p के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/p, मतलब log p का, मतलब log p को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/p आ जाएगा, और इसकी वजह से आ जाएगा मान लीजिए dp। इसी तरह से ये भी आ जाएगा 1/x इंटू dx, तो इसको भी dx/x लिख सकते हैं। प्लस में आप ये भी जान सकते हैं ये हो जाएगा dy/y, इधर से भी आ जाएगा माइनस में dz/z। तो ये कुछ तरीका होता है, अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो इसी को अगर बड़ा चेंज निकालना होता है तो हम लोग इसको डेल्टा पी कर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो डेल्टा λ/λ इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा h/h, और ये नीचे है तो उसको माइनस में लिखेंगे डेल्टा p/p। और यहाँ पे जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट h जो है सो वो कांस्टेंट है, तो इसका चेंज तो जीरो आएगा, इसी तरह से चेंज जीरो आएगा। अगर ये छोटे के लिए किए तो इस तरह से होगा, अगर बड़े के लिए करेंगे तो ये बड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चेंज है, 2%, 3%, 4%, 5% दिखा रहा है, तो इस तरह से करेंगे। अगर आप चाहें तो लॉन्ग मेथड से मान सकते हैं कि उसको p मानेंगे, उसको जो है सो फिर मतलब अगर मान लीजिए मोमेंटम को आप 100 माने तो फिर घट करके जो है सो वो डिक्रीज हो रहा है तो 98 मानेंगे, तो बहुत लेंदी मेथड रहता है, लेकिन इस तरह से इस सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज जो होता है कुछ इस तरह से होता है। अगर परसेंटेज अगर किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो मान लीजिए कि अगर p का ही निकाल लें तो डेल्टा p/p इंटू 100 होता है परसेंटेज चेंज इन p। कोई भी टर्म हो सकता है, मोमेंटम हो चाहे जो भी हो,
तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल लेमडा बाय लेमडा इंटू 100 इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो चुका है तो इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ से माइनस डेल पी बाय पी इंटू 100, और यही दिया हुआ आपको, ये दिया, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, इसी को कहते हैं हम लोग परसेंटेज चेंज। यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिया हुआ 2%, तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये माइनस तो रहेगा, या डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग +2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2% इंक्रीज हुआ है, लेमडा 2% इंक्रीजेस, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसको पॉज करके नोट कीजिए, उसको बोर्ड पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा कि एक काइनेटिक एनर्जी है, मतलब पार्टिकल का दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 2%, तो फाइंड देयर परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो पहले हम लोग वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला देखेंगे वो क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लेमडा इक्वल टू होता है h/p, अब p की जगह पे लिख सकते हैं 2m, और ये भी दिया हुआ है कि मास जो है सो कांस्टेंट है, मास को कंसिडर कर लिया है कि ये कांस्टेंट, जनरली मास कांस्टेंट ही होता है, ये रिलेटिविटी जब तक नहीं कहे तब तक मास को कांस्टेंट ही मानना है। तो 2m, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अब हम लोग को परसेंटेज चेंज निकालना है। तो अभी इसको हम लोग देखे थे, तो अगर बात करें हम यहाँ से, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, h/√2m इंटू k टू द पावर माइनस में 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज चेंज के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो इसको, चलिए इसको लॉग लगा करके देख सकते हैं। तो लॉग लगा दीजिए दो तरफ, तो ये जो हो जाएगा लॉग लेमडा इक्वल टू लॉग h/√2m माइनस में 1/2 लॉग k है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इसको चाहे तो हम लोग शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, बोथ साइड। तो यहाँ से देखते हैं कि ये आ जाएगा डी लेमडा बाय लेमडा इक्वल टू, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस में 1/2 इंटू डी के बाय के आ सकता है। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो स्मॉल के लिए है, अगर थोड़ा सा बड़े के लिए लिखना है तो ये आ जाएगा डेल लेमडा बाय लेमडा इक्वल टू माइनस में 1/2 डेल के बाय के, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, माइनस में 1/2 इंटू डेल के बाय के इंटू 100, और ये दिया हुआ है, ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू रखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो माइनस 1/2 इंटू ये जो हो जाएगा प्लस में 2 है तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा माइनस में 1। तो लेमडा जो हुआ है वो डिक्रीज किया है, कितना 1%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर चाहते हैं तो इसको उठा करके डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से चाहे तो डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको 0 कर देते हैं, और ये जो पावर है इस तरह से है तो ये तो ऊपर जा करके जो पावर होता है वो हाफ हो जाता है, मल्टीप्लाई इनटू डेल के बाय के, इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन हम मेथड से करके दिखा दीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।